आज हम करेंगे लेमा सेकंड। इसमें क्या है, लेट जी बी ए सिंपली कनेक्टेड रीजन। जी एक सिंपल कनेक्टेड रीजन दे रखा है और एफ एनालिटिक है जी के ऊपर। ये कहता है कि डज नॉट अज्यूम द वैल्यू 1 0 एंड 1, कि एफ 0 और 1 वैल्यू को अज्यूम नहीं करता, मतलब कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन 0 नहीं वैल्यू आएगी और 1 नहीं आएगी। फंक्शन की किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की 0 वैल्यू नहीं आती और 1 वैल्यू नहीं आती। ये कहता है कि जी बी एनालिटिक फंक्शन ऑन जी सच दैट, ये कहता है कि देन लेट सपोज कर लिया कि जी कोई एनालिटिक फंक्शन है जी के ऊपर, कि एफ जेड को ऐसा लिखा गया है। देन हमें प्रूव करना कि जी जेड कंटेन नो डिस्क ऑफ रेडियस 1। ये कहता है कि अगर आपके लेट सपोज कर लिया कि जी आपके पास एनालिटिक फंक्शन है और एफ को जी की फॉर्म में ऐसे लिखा गया है, देन ये कहता है कि तो जी जेड क्या नहीं कंटेन करेगा, कोई भी ऐसी डिस्क को कंटेन नहीं करेगा जिसकी रेडियस कितनी हो 1, यानी इसके अंदर कोई भी 1 रेडियस की डिस्क कंटेन नहीं होगी जी जेड के अंदर। समझ आ गया? देखो प्रूफ के अंदर लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या ले लिया हमने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। एम बी एनी इंटीजर, और एम क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो ये कहता है कि वी क्लेम दैट जी कैन नॉट अज्यूम एनी ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस। ये कहता है कि एन अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, एम कोई भी इंटीजर हो, तो जी इस टाइप की कोई भी वैल्यू को अज्यूम नहीं करेगा। हमने क्लेम किया है ये कि वी क्लेम दैट जी कैन नॉट अज्यूम एनी ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस। क्लियर? हमने क्लेम किया है। तो ये कहता है कि इफ देयर इज ए पॉइंट ए इन जी, हमने उल्टा मान लिया। उल्टा क्या मानना कि क्लेम क्या किया था कि किसी भी पॉइंट के लिए जी की ये वाली वैल्यू नहीं आती, लेकिन हमने उल्टा मान लिया कि जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू जी के ऊपर क्या आती है, ये वाली आती है। क्लियर? उल्टा मान लिया कि इफ़ देयर इज ए पॉइंट ए इन जी सच दैट कि जी ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस लोग अंडरूट एन प्लस अंडरूट एन माइनस का 1 प्लस 1/2 आइटा एम पाई। समझ आ गया इतना? देन ये कहता कि 2 कोस हाइपरबोलिक 2g ऑफ ए। तो 2 कोस हाइपरबोलिक 2g ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कोस हाइपरबोलिक को कैसे लिख सकते हैं, ई में e की पावर 2ga प्लस में e की पावर माइनस का 2ga और डिवाइड बाई 2 होता है, लेकिन वो 2 यहाँ पे मल्टीपल में है तो देयरफॉर वो 2 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में है तो कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया? अब e की पावर 2ga, e की पावर 2ga को हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ से लिखो e की पावर 2ga, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे और 2 यहाँ पे मल्टीपल हो गया। क्लियर? फिर e की पावर मतलब कि e की पावर ये और e की पावर ये, तो e की पावर आयोटा एम पाई, ये तो यहाँ पे, फिर e की पावर लोग, e और लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का 2 है ये पावर में चला जाएगा। ये प्लस माइनस का 2 था ये पावर में चला जाएगा, तो देखो ये प्लस माइनस का 2 पावर में चला गया और e की पावर लोग वो 1 बन गया। समझ आ गया इतना? e की पावर माइनस का 2 जी है, तो माइनस का 2 लोगे तो यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, यहाँ पे ये माइनस का, तो e की पावर माइनस का आयोटा एम पाई आ गया, और अंडरूट एन प्लस अंडरूट एन माइनस का 1 की पावर, ये प्लस माइनस था ये माइनस प्लस है। क्लियर इतना? उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर m, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर m। देखो कैसे, e की पावर आयोटा एम पाई, इसको क्या लिखोगे? देखो इसको क्या लिखोगे, कोस ऑफ एम पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ एम पाई। तो ये तो बन गया 0 और ये क्या बन गया, -1 की पावर m, क्योंकि m के ऊपर डिपेंड करता है, इवन है तो प्लस और ओड है तो माइनस। अब अगर ये e की पावर माइनस का आयोटा एम पाई अगर होता तो क्या होता, तो कोस ऑफ माइनस का एम पाई और प्लस का आयोटा साइन ऑफ एम पाई। उसके बाद कोस माइनस थीटा, ये तो कोस थीटा ही होता है और ये तो 0 बन ही गया है। अब यहाँ पे -1 की पावर m, तो इसका मतलब कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो वैल्यू दोनों की क्या आएगी, -1 की पावर m। तो इसकी जगह पे भी -1 की पावर m, इसकी जगह पे भी -1 की पावर m। क्लियर? उसके बाद ये हमें सोल्व करना है, ये बड़ा
ये कहता है कि इसकी वैल्यू, ये पावर 2 है तो यहाँ पे ये माइनस लग के पावर 2 आ जाएगी। कैसे देखो, अंडरूट n प्लस अंडरूट n माइनस का 1 की पावर हमने 2 ले ली, तो क्या होगा उधर √2 प्लस √n माइनस का 1 की पावर, अगर हम यहाँ पे क्या कितने ले लें, माइनस का 2, क्योंकि प्लस इधर माइनस, समझ गए, इधर प्लस इधर माइनस, तो एक जगह प्लस आएगा दूसरी जगह माइनस आएगा। इसको सोल्व करके देखो, 1/√2 प्लस √n माइनस का 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि नेगेटिव पावर थे डिनोमिनेटर में चला गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये √n था, √n। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे। √n माइनस का √n माइनस का 1, और नीचे भी यही आएगी √n माइनस का √n माइनस का 1, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी n माइनस का n प्लस का 1, इस तरह कैंसिल हो गया, तो पावर 2। क्या मतलब हुआ कि √n माइनस का √n माइनस का 1 का पावर 2 आ गई। क्लियर, ये -2 है तो बीच में माइनस का 1 आ जाएगा, तो वही यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे उधर आएगा ये माइनस, और ये पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद इसका होल स्क्वायर खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कैंसिल होने के बाद ये बचेगा। समझ आ गया इतना। उसके बाद यहाँ से ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है, 2 कोस हाइपरबोलिक 2ga की वैल्यू आ गई। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पावर ये बच जाएगा। ठीक है, सो f ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का एक्सपोनेंशियल -1 की पावर m 2n माइनस का 1 पाई आयोटा। देखो कैसे, f ऑफ z क्या था, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई कोस ऑफ 2z था। यदि हम यहाँ पे a पुट कर दे तो यहाँ पे भी a पुट हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक 2ga की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, तो 2 कोस हाइपरबोलिक 2ga की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पे हमने पुट कर दी। समझ आ गया, वहाँ पे इक्वेशन नंबर ये डाल लो, इसका नंबर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसका, तो बाय ये क्या आ जाएगा, बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना है, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर -1 की पावर m 2n माइनस 1 पाई आयोटा। अब देखो ये क्या होगा, 2n माइनस का 1 इज ओड, ये पावर, ये जो मल्टीपल है ये ओड है और पाई का ओड है। पाई का ओड है तो साइन वाली तो वैल्यू हो जाएगी 0, e की पावर, वही आइलर थ्योरम से हम खोल लें अगर, तो कोस वाली बचेगी। अब कोस में पाई का ओड मल्टीपल हो तो -1 रिजल्ट देगा, ये वाली वैल्यू की आएगी -1, क्योंकि दिस इज ओड। समझ आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का, विच इज़ नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू, क्योंकि f की किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू 1 नहीं आती, स्टेटमेंट के अंदर ही बोला गया था। देखो f की किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू 1 नहीं आती। ठीक है, क्या बोल रखा है कि दैट डज नॉट अज्यूम द वैल्यू 0 एंड 1। दैट का मतलब किससे है, यहाँ पे f फंक्शन से है कि f कोई भी वैल्यू 0 किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 और 1 वैल्यू नहीं लेगा, अज्यूम ही नहीं करता। तो इट इज़ ए कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने g की पॉसिबिलिटी मानी कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा सच दैट कि g ऑफ a की वैल्यू ऐसी आएगी। अगर ऐसी आएगी तो f भी 1 वैल्यू को अज्यूम करेगा, जो गिवन स्टेटमेंट के अपोजिट हो जाएगी। तो देयरफॉर इसका मतलब कि g किसी भी कोई भी इन वैल्यूज़ के लिए, n के लिए, m के लिए, इन पॉइंटों को क्या नहीं करता, अज्यूम नहीं करता। समझ आ गया। अब ये कहता कि दीज पॉइंट्स फॉर्म ए वर्टिसेज ऑफ ग्रिड ऑफ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये कहता कि जो ये पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, वर्टिसेज हैं। किसके वर्टिसेज हैं, रेक्टेंगल्स के, रेक्टेंगल के वर्टिसेज हैं। ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रिड का मतलब है ये क्या है, नेटवर्क ऑफ लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर टू द सीरीज ऑफ रेक्टेंगल। देखो कैसे, देखो क्या वर्टिसेज हैं आपके पास, प्लस माइनस लोगरिथम √n प्लस √n
n माइनस का 1 प्लस में 1/2 आयोटा m पाई, जहाँ पे क्या रखा कि n इज क्या है ग्रेटर देन 1 और m इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो। ठीक है बेटा, ऐसा। अब देखो ये है इसका रियल पार्ट और ये कैसा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अगर ग्राफ के थ्रू देखें, मान लें कि यहाँ पे क्या आती हैं इमेजिनरी वैल्यू आती हैं, इमेजिनरी वैल्यूज। यहाँ पे कैसी आती हैं रियल वैल्यूज। अब यहाँ पे रियल वैल्यू कब आएंगी, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी m की वैल्यू 0 होगी। अगर m की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिर्फ ये बचेगी। यहाँ पे n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, इसमें 1 पुट करेंगे तो log ऑफ 1, log ऑफ देखो 1 प्लस 0 मतलब कि log 1 की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पे वैल्यू जूम होगी किसके लिए n इक्वल टू 1 के लिए। फिर n इक्वल टू 2 पुट करो इसमें, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी n इक्वल टू 2, वैल्यू आ जाएगी लोगरिथम ऑफ √2 प्लस का 1। समझ आ गया ये। अब n इक्वल टू 3 पुट किया, n इक्वल टू 3 पुट किया, log ऑफ √3 प्लस √2, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। जब हमने m को 0 पुट किया और n को वेरी करवाया, फिर m की वैल्यू 1 ले लो, m की वैल्यू 1 अगर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई m पाई बाई 2। ठीक है, m की वैल्यू 1 ले ली तो यहाँ पे पाई बाई 2 आयोटा आ गई। फिर m की वैल्यू 2 ले लो, यहाँ पे आयोटा पाई आ गया। फिर m की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 पाई बाई 2 आयोटा आ गया। इसी तरह नेगेटिव में माइनस का पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 2, फिर कितनी आ जाएगी माइनस का आयोटा पाई, फिर कितनी आ जाएगी माइनस का 3 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसी आ जाएंगी। तो अगर इनसे देखें तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये वर्टिस पॉइंट आएगा, इसको मिलाएंगे ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस टाइप से नीचे भी आएंगे, क्लियर, ये नीचे आ जाएंगे। और इनसे क्या बन जाएगा देखो, एक तो लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, एक ये ऐसी, ये लाइन्स बनेंगी, ये बन गई लाइन। तो ये क्या है, ये एक नेटवर्क है लाइनों का। और यहाँ पे क्या बन गई रेक्टेंगल बन गई, देखो ये भी रेक्टेंगल बन गई, ये भी रेक्टेंगल बन गई, ये भी रेक्टेंगल बन गई। इस टाइप से रेक्टेंगल्स बनी हैं, क्लियर। इनकी हाइट कौन सी होगी, ये वाली। इनकी हाइट कैसे होगी, जब m की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट की 2। समझ आ गया, यानी एक जगह तो m पुट करें और दूसरी जगह पे m प्लस का 1 यानी नेक्स्ट वाली। और ये इसकी क्या होगी विड्थ होगी। विड्थ कैसे होगी n और n प्लस 1, यानी एक तो n होगी फिर उससे नेक्स्ट वाली, ये इसकी विड्थ हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, ये कहता है द पॉइंट्स फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ ग्रिड रेक्टेंगल इन द प्लेन हाइट ऑफ द आर्बिटरी। जो हाइट आएगी वो m से आएगी, यानी m में से क्या कर देंगे m प्लस 1 वाली वैल्यू को क्या कर देंगे माइनस और उसका मोड। समझ आ गया, नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे और उसका मोड ले लेंगे। और इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा पाई बाय 2। लेकिन ये पाई बाय 2 किससे लेस देन होता है √3 से, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.41 समथिंग और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो √3 से, तो वो क्या आएगी लेस आएगी। इसी तरह विड्थ कैसे आएगी, ये तो m से आएगी और ये विड्थ किससे आएगी n से। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू में से पिछले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे और विड्थ क्या आ जाएगी पॉजिटिव, क्लियर। तो ये विड्थ आ जाएगी। अब जो ये विड्थ है वो सपोज कर लिया 5x है, 5x विड्थ ले ली। द वैल्यू ऑफ l इज unknown but it can be proved L is 0.50 and 0.56। ये कहता है कि लेकिन ये तो क्या है विड्थ है, ये क्या है लेंथ है। कहता है कि लेंथ की वैल्यू क्या रहती है अननोन रहती है, लेकिन ये मतलब कि पता नहीं लगा पाए हैं कि L कितना होगा, लेंथ कितनी होगी। लेकिन ये देखा गया है कि जो L की वैल्यू है 0.50 और 0.56 के बीच में लाई करेगी।
क्या होगी एग्जैक्ट ये नहीं पता, अननोन है। समझ आ गया। इन पर्टिकुलर जो एल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, बी से, क्योंकि बी की वैल्यू हमने देखी थी क्या 0.43 और 0.46 के बीच में थी ना। देखो यहाँ थी पीछे, ये रही बी की वैल्यू इसके बीच में थी, लेकिन उसकी कितनी है 0.5, तो मतलब कि बी से तो वो ज़्यादा ही है, एल से तो एल ज़्यादा ही है ना। देखो 0.50 और 0.56, तो एल क्या हुआ, बी से बड़ा हुआ, क्योंकि इसकी 0.4 और 0.43 और 0.46 के बीच में, इसकी 0.5 और 0.56 के बीच में, तो ये वैल्यू क्या होती है, बी से बड़ी होती है। उसके बाद है सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ये कहता है कि एक्स कोई भी मैट्रिक स्पेस है और के को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट बोलेंगे, यदि के के अंदर हर एक सीक्वेंस कैसी यदि के के अंदर हर एक सीक्वेंस की क्या हो, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। समझ आ गया। सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट का क्या मतलब है कि के अंदर हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या हो, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो के अंदर ही। दैट इज, इस बात का ये मतलब बता रहा है, दैट इज फॉर ईच सीक्वेंस एक्स एन इन के देयर इज ए सब सीक्वेंस एक्स एन के सच दैट के एक्स एन के एक्स को कन्वर्ज करे, लेकिन वो एक्स किस में बिलोंग करे, के अंदर। अब ये कहता है कि हर एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। ये रिजल्ट है, ये लर्न करना आपको। उससे नेक्स्ट में एक थ्योरम है, प्रीपोजिशन है। ये कहता है कि एफ कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, रीजन जिसके अंदर कंटेन है इस डी, मतलब कि जो डिस्क डी है इसका क्लोजर कंटेन है, एफ 0 की वैल्यू 0 आती है और एफ डेरिवेटिव 0 की वैल्यू 1 आती है। तो ये कहता है कि एफ डी कंटेन करेगा एक डिस्क एल को, जहाँ पे एल क्या है, लैंडलॉ कांस्टेंट है। क्लियर। एफ डी क्या करेगा, कंटेन करेगा एक ऐसी डिस्क को जिसकी रेडियस कितनी हो, एल हो। तो ये कहता है कि वी क्लेम दैट कि एफ डी कंटेन ए डिस्क ऑफ रेडियस लैम्डा। कहता है कि हम क्लेम कर रहे हैं कि एफ डी क्या करता है, कंटेन करता है एक डिस्क को जिसकी रेडियस कितनी हो, लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है, उन सभी रेडियस का सुप्रीमम है। किन रेडियस का सुप्रीमम है, जिस रेडियस की डिस्क एफ डी के अंदर कंटेन है। जिन रेडियस की डिस्क एफ डी के अंदर कंटेन है उन सभी रेडियस में सुप्रीमम जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा है। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि जो लैम्डा रेडियस की डिस्क है वो भी एफ डी के अंदर क्या होगी, कंटेन होगी। अब ये कहता कि फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर इज ए एलिमेंट अल्फा एन सच दैट। ये कहता कि हर एक एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपको एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा ऐसा, सच दैट कि लैम्डा में से थोड़ा सा कम कर देंगे, ये तो इनकी सुप्रीमम वैल्यू थी, तो इस लैम्डा में से थोड़ा सा कम कर दिया, अल्फा एन से उसकी क्या ले ली, डिस्टेंस, यानी अल्फा एन को सेंटर लेते हुए और इतनी रेडियस लेते हुए हमने एक बॉल ली, वो बॉल किसके अंदर कंटेन होगी, एफ डी के अंदर, कि लैम्डा इन सभी का क्या है, सुप्रीमम। समझ आ गया। सुप्रीमम है, थोड़ा सा कम कर दिया तो वो बॉल खुद उसके अंदर कंटेन हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। नाउ अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ डी और एफ डी कंटेन होता है हमेशा एफ डी का क्लोजर के अंदर। एफ डी का क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, और हमें पता है एफ डी तो हमेशा क्या होती है, बाउंडेड होती है। पिछली थ्योरम में आ चुका है ये रिजल्ट कि एफ डी बाउंडेड है और यहाँ से क्लोज्ड भी है, तो देयरफॉर दिस इज क्या बन गया, कॉम्पैक्ट, क्योंकि क्लोज्ड प्लस बाउंडेड हमेशा क्या होता है, कॉम्पैक्ट। और अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट, तो देयरफॉर ये भी क्या होगा, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है। सो एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट, इसके पॉइंटों की जो भी कोई सीक्वेंस होगी क्या करेगी, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को कंटेन करेगी। इन पर्टिकुलर मान लिया कि इसके अंदर जो सीक्वेंस है वो अल्फा एन टाइप की है, कि अल्फा एन टाइप की जो सीक्वेंस है उसकी क्या मिलेगी, एक हमें सब सीक्वेंस मिलेगी जो किसके अंदर किसको कन्वर्ज करेगी, अल्फा को, लेकिन वो अल्फा किसके अंदर होगा, एफ डी क्लोजर के अंदर होगा। अब ये कहता है कि वी में अज्यूम दैट कि अल्फा इक्वल टू दिस। ये कहता है कि हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि जहाँ पे ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ना, वहीं पे सीक्वेंस खुद भी कन्वर्ज करें। कई बार होता है ना कि उसकी सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होती हैं और उसकी सीक्वेंस भी कई बार होता है, जैसे कि 1/n ले ली हमने एक सीक्वेंस और 1/2n ले ली, ये इसकी सब सीक्वेंस है, दोनों ही किसको कन्वर्ज करती हैं, 0 को। ऐसे कुछ सीन लिया है। ये कहता है कि हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा एन भी अल्फा को कन्वर्ज कर रही है। नाउ वी विल शो दैट कि बी अल्फा लैम्डा। ये कहता है कि अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाली बॉल
एफ डी के अंदर कंटेन है। ये बोल इसके अंदर कंटेन है तो इसमें से एलिमेंट उठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि डब्ल्यू इसमें से उठा लिया तो डब्ल्यू माइनस का अल्फा लेस देन कैसे हो जाएगा, लैम्डा से। अब हमने क्या चूज कर लिया, एक एन नोट ऐसा नंबर चूज कर लिया कि इस लैम्डा में से 1/n नोट को अगर हम माइनस कर दें तो भी ये वैल्यू इससे क्या रहती है, लेस रहती है। चूज करना है ये, चूज करना है ये एन नोट कि ऐसा चूज करना है कि लैम्डा में से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो वो डब्ल्यू माइनस का अल्फा का मोड हमेशा इससे क्या रहेगा, लेस रहेगा। सिंस अल्फा एन कन्वर्स करता है किससे, अल्फा से, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर n1 ग्रेटर देन है किससे, n नोट से, सच दैट। ये कहता है कि यहाँ से हमने क्या जूम किया है कि अल्फा एन अल्फा को कन्वर्स कर रहा है। यदि अल्फा एन अल्फा को कन्वर्स कर रहा है तो उसके लिए हम क्या लेते थे, फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे तो आपके पास एक इंटीजर आ जाएगा n1, n1 से आगे जितने भी n आएंगे तो अल्फा n माइनस का अल्फा का मोड किससे लेस देन होगा, इससे, क्योंकि ये हमने एप्सिलॉन के इक्वल लिया। देखो यहाँ पे सोल्व भी कर रखा है इसने, साइड में देखो डेफिनेशन ऑफ लिमिट। यहाँ से अगर हम अल्फा एन की लिमिट अल्फा है, अल्फा एन की लिमिट अल्फा है अगर, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, अल्फा एन माइनस का अल्फा इज लेस देन हो जाता है एप्सिलॉन से। ऑल्सो वी हैव, ये वाली क्वांटिटी भी हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ से देखो इसको उधर ले जाओ ना, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये कहता है कि ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्यों ना एप्सिलॉन ले लें हम। अगर इसको एप्सिलॉन ले लेंगे, यहाँ पे इसी चीज़ को एप्सिलॉन ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा एन माइनस का अल्फा का मोड किससे लेस देन आ गया, अल्फा माइनस का 1/n नोट माइनस का मोड ऑफ डब्ल्यू माइनस का अल्फा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से डब्ल्यू माइनस का अल्फा एन, डब्ल्यू माइनस का अल्फा एन अगर हम करें तो दिस इज इक्वल टू, इसमें अल्फा माइनस कर दिया, अल्फा प्लस कर दिया, मोड अलग अलग कर लिया। मोड अलग अलग करने के बाद यहाँ से इसको इधर ले आओ, इसको देखो बेटा इधर लेके आओ। अगर इसको इधर लेके आएंगे तो यही तो आ जाएगा, देखो डब्ल्यू माइनस का अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा एन माइनस का अल्फा का मोड, ये किससे लेस देन है, अल्फा लैम्डा माइनस का 1/n नोट, तो लैम्डा माइनस का 1/n नोट, और ये किससे लेस देन हो जाएगा, लैम्डा माइनस का 1/n से, क्योंकि n क्या है, n1 से भी बड़ा है, और n1 क्या है, n नोट से भी बड़ा है। तो देयरफॉर 1/n किससे लेस देन हो जाएगा, 1/n नोट से, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस का 1/n ग्रेटर देन आ जाएगा किससे, 1/n नोट नेगेटिव से। तो यहाँ पे तो माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। यहाँ से क्या आ गया, w माइनस का अल्फा एन का मोड इससे कम आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि w किस में बिलोंग करेगा, एक ऐसी बॉल जिसका सेंटर क्या होगा, अल्फा एन, और रेडियस क्या होगी, ये बड़ी, यानी w इस बॉल के अंदर कंटेन हो गया। समझ आ गया इतना। तो उठाया कहाँ से था हमने, w b अल्फा लैम्डा से उठा था और पहुँच गया इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड, यहाँ से ये जो बॉल है यहाँ पे हम लेके चले थे कि जो ये बॉल है एफ डी के अंदर कंटेन है, और W कहाँ पहुँच गया, इसी बॉल में पहुँच गया। लेकिन ये बॉल है किसके अंदर कंटेन है, यहाँ से एफ डी के अंदर कंटेन है ना, ये बॉल एफ डी के अंदर कंटेन है। तो देयरफॉर ये किसके अंदर कंटेन हुई, एफ डी के अंदर कंटेन हुई। तो इसका मतलब कि W किसके अंदर चला गया, एफ डी के अंदर। और यही हमने क्लेम किया था, देखो यहाँ से कि ये बॉल इसके अंदर जानी चाहिए, चली गई ये बॉल इसके अंदर। समझ आ गया। तो W एक एलिमेंट हमने बॉल से उठाया और वो एफ डी के अंदर चला गया, तो देयरफॉर ये बॉल पूरी पूरी कंटेन होती है एफ डी के अंदर। तो देयरफॉर एफ कैसा रहा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहा, सो दैट द विड्थ ऑफ एनी रेक्टेंगल किससे लेस देन हो जाएगी, फाई 1 से। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है बेटा इसमें, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ रह गया लिखना, यहाँ पे कुछ रहता है लिखना, ये कम लिंक नहीं बन रहा इन लाइनों का। देखो ये जो लाइन है ये अधूरी है, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। जो देखती हूँ मैं क्या है क्या नहीं, चलो इसको मैं देखूँगी इसमें क्या है। एंड से आगे है लिटिल पिकार्ड थ्योरम, ये कर लेते हैं। इफ़ एफ इज एन
एंटायर फंक्शन दैट ओमिट्स टू वैल्यू। ये कहता है कि अगर आपके पास f कोई एंटायर फंक्शन है, एंटायर का मतलब एनालिटिक फंक्शन है, तो ये कहता है यदि उसने 2 वैल्यू ओमिट कर दी, ओमिट का मतलब छोड़ना, कि उसने 2 वैल्यू को छोड़ दिया, देन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एंटायर फंक्शन 2 डिफरेंट वैल्यू को ओमिट नहीं कर सकता, ठीक है, और यदि ओमिट करेगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आ गया? तो वो एंटायर फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट टाइप का होगा। यानी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन 2 वैल्यू को ओमिट नहीं कर सकता। तो मान लें कि a और b आपके पास 2 वैल्यू है और f उन दोनों वैल्यू को नहीं ले रहा, तो किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी z के लिए f की वैल्यू ना तो a आ रही और किसी भी z के लिए ना वैल्यू b आ रही। देन ये कहता है कि देन फंक्शन f माइनस का a b माइनस का a, तो ये किसको ओमिट कर देगा, 0 और 1 को। क्यों कर देगा? क्योंकि f की वैल्यू अगर a नहीं आएगी तो ये 0 कभी नहीं बनेगा, अगर वैल्यू b नहीं आएगी तो कभी ये 1 नहीं बनेगा। तो देयरफॉर ये फंक्शन क्या करेगा, 0 और 1 को ओमिट करेगा। तो शो एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, यानी किसी भी z के लिए कभी 0 नहीं आएगा। ये बड़ा फंक्शन, ये बड़ा फंक्शन, ये बड़ा फंक्शन ले लिया कि ये कभी भी 0 नहीं आएगा और कभी भी 1 नहीं आएगा। अब लेमा सेकंड था, तो लेमा सेकंड में क्या था कि आपके पास एक एंटायर फंक्शन g आ जाएगा सच दैट कि g, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए लिया था कि g कंटेन करेगा, g किसी भी 1 रेडियस के डिस्क को कंटेन नहीं करेगा। लेमा 2 की स्टेटमेंट देख लेना, मैंने करवा दिया कि आपके पास कोई एंटायर फंक्शन g ऐसा आएगा कि वो एंटायर फंक्शन g 1 रेडियस की किसी भी डिस्क को कंटेन नहीं करेगा। वी वांट टू प्रूव कि f इज कॉन्स्टेंट है, हमें प्रूव करना कि f कॉन्स्टेंट है। इफ पॉसिबल, मान लिया इफ पॉसिबल कि f कॉन्स्टेंट नहीं है, अगर f कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो ये कहता है कि तो g भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि f को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर f कॉन्स्टेंट होगा तो g को भी कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा फिर। तो समझ आ गया? अगर g कांस्टेंट हो गया तो f को भी होना पड़ेगा। तो ये कहता है तो g भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो अगर g कांस्टेंट नहीं होगा तो किसी पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या नहीं आएगा, 0। क्योंकि अगर 0 हो, यदि कांस्टेंट होता तो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता। तो ये कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या नहीं आएगा, 0। ये कहते हैं बाय कंसिडरिंग g इफ़ नेसेसरी मैं सपोज g डैश 0 नॉट इक्वल टू 0। ये कहता है कि हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि g का डेरिवेटिव के 0 के ऊपर वैल्यू क्या नहीं आती, 0 नहीं आती। समझ आ गया? अब हम ये भी सपोज कर सकते हैं। अगर ऐसा हमने सपोज कर लिया तो पिछले रिजल्टों से क्या आ जाएगा कि g B0R कंटेन करेगा एक रेडियस को, कंटेन करेगा एक डिस्क को जिसकी रेडियस कितनी होगी, इतनी। अब ये कहता है कि हम R को अपनी मर्जी से सफिशेंटली लार्ज चूज करेंगे। देखो ये लाइन पढ़ो, ये कहता है कि चूजिंग R सफिशेंटली लार्ज, कि R हमारे लिए जितना सफिशेंट होगी उतनी लार्ज हम चूज कर लेंगे, अपनी तरफ से चूज करनी है ये, और इस टाइप की चूज करनी है कि ये जो रेडियस है ये 1 बन जाए। तो इसका मतलब कि g क्या करेगा, एक ऐसी डिस्क को कंटेन करेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, 1। लेकिन यहाँ से हमने माना था कि g ऑफ कैपिटल लैम्डा यहाँ पे क्या नहीं करेगा, एक किसी भी डिस्क को कंटेन नहीं करेगा जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 हो, बाय लेमा सेकंड से। तो ये लेमा सेकंड का क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने क्या लिया, f को कांस्टेंट नहीं लिया। f को कांस्टेंट नहीं लिया तो इसका मतलब इट इज ए कंट्राडिक्शन, f क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है।